नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हो रहे शामिल। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर चर्चा। यूपी के संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक। अति संवेदनशील स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने उठाया कदम। चक्रवाती तूफान फेंजल के आज महाबलीपुरम और कराईकल के बीच तट से टकराने की आशंका। स्थिति से निपटने के लिए राहत और बचाव एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के खिलाफ हैदराबाद में प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। यह 3 दिवसीय सम्मेलन 29 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 1 दिसंबर तक चलेगा। सम्मेलन देश के वरिष्ठ पुलिस पेशेवरों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विविध मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए एक संवादात्मक मंच प्रदान करेगा। साथ ही देश में पुलिस के सामने आने वाली विभिन्न परिचालन, अवसंरचना और कल्याण संबंधी समस्याओं पर भी चर्चा होगी। विचार विमर्श में आंतरिक सुरक्षा खतरों के अलावा अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में पेशेवर कार्यप्रणालियों और प्रक्रिया निर्माण और साझाकरण भी शामिल होगा। सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। इस वर्ष सम्मेलन में कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी शामिल की गई हैं। इससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आंतरिक सुरक्षा मामलों पर अपने दृष्टिकोण और सुझाव प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने का एक मूल्यवान अवसर प्राप्त होगा। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी शामिल होंगे। और संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जिसके तहत बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। अति संवेदनशील स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। इसी कदम के तहत संभल के दौरे पर पहुंच रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने रोक दिया था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी में शांति नहीं चाहती, इसलिए वो संभल मामले को राजनीतिक रंग देना चाहती है। रामलला के दर्शन के लिए मैं आया हूं और जो कुछ भी समाजवादी पार्टी सब में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि हार के बाद महाराष्ट्र में और इधर भी उत्तर प्रदेश में हार के बाद ये सभी चीजों में कम्युनल पॉलिटिक्स करना चाहता है, ये ठीक नहीं। जो समाज में एक शांतिपूर्ण वातावरण रहना है, इसके ये लोग खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संभल की घटना के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो संभल के अपराधी हैं, वो सब समाजवादी हैं। जो संभल की घटना है, संभल की घटना पे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जो ट्वीट करके कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम दिया है सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी उनके कुकृत्यों को छिपाने के लिए तरह तरह के बयान जारी कर रही है। और मुरादाबाद में सपा सांसद रुचि वीरा को
हाउस अरेस्ट किया गया। पुलिस ने रुचि वीरा के आवास का घेराव किया। संभल के हालात सामान्य होने तक रुचि वीरा को संभल जाने से रोका गया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट किंशुक श्रीवास्तव और सिविल लाइंस सीओ अर्पित कपूर भी रुचि वीरा के आवास पर पहुंचे। सपा सांसद के आवास के सभी रास्तों पर पुलिस ने सख्त पहरा लगाया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इस्कॉन मंदिर के पुजारियों ने हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों और इस्कॉन प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और कारावास की निंदा करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चिन्मय दास को तुरंत रिहा करने और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की। चिन्मय दास महाराज को जो अरेस्ट करे, 1971 में जो बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, उनके लिए प्रभुपाद जी ने इतना फंड इकट्ठा करा, वो अमाउंट से पूरा बांग्लादेश को खाना खिलाया। इतना भी उनको वो ट्रस्टफुल नहीं है। अभी वो इस्कॉन को अरेस्ट करे, स्वामी जी को, हम वो कड़ी टिप्पणी करते हैं, हम कंडेम करते हैं। जो जल्द से जल्द प्रभु जी को रिलीज करे और बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जो मारपीट हो रहा है। और वक्फ संपत्ति को लेकर वाराणसी से एक मामला सामने आया है, जहां वाराणसी के 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज को वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने का दावा किया गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल DK सिंह ने बताया है कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 6 दिसंबर 2018 को एक नोटिस भेजा था। वे चाहते थे कि जमीन यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत हो। कॉलेज के प्रिंसिपल DK सिंह ने बताया कि नोटिस में कहा गया था कि अगर हम जवाब देने में विफल रहे तो जमीन यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हिस्से के रूप में शामिल कर ली जाएगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी को 6 दिसंबर 2018 को, जो यहाँ पे एक मजार और मस्जिद है यूपी कॉलेज परिसर में, उस संबंध में उसकी जमीन के संदर्भ में एक नोटिस भेजा था कि क्यों न जो है इसको यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पंजीकृत कर लिया जाए, और अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो यह जमीन जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में शामिल कर ली जाएगी। लेकिन तत्काल हमारे जो है उदय प्रताप शिक्षा समिति, जो कि यूपी कॉलेज का संचालन करती है, उसके तत्कालीन सचिव श्री UN सिन्हा साहब ने तत्काल इसका जवाब दिया। बीच में वहां पे ये लोग निर्माण कार्य कराना चाहते थे मस्जिद में और उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, उस पर हम लोगों ने रोक लगाया। थाना अध्यक्ष शिवपुर को हमने सूचित किया। अवैध तरीके से ये लोग जो है हमसे जो है हमारे बिजली कनेक्शन से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेकर के चला रहे थे, उसको भी हमने कटवा दिया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने आशा नौटियाल को बधाई दी और इस जीत का श्रेय जनता को दिया। सीएम ने कहा कि यह पूरे सनातन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए विकास की जीत है। श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता ने श्रीमती आशा नौटियाल जी को विधानसभा में भेजा है, अपना सदस्य बनाया है। आज उन्होंने अपनी विधिवत रूप से आज शपथ ली है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जो अपेक्षा, आशा और जो विश्वास श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने श्री आशा नौटियाल जी में, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त की है, या जो अपेक्षा की है, हम पूरे संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। जो भी हमने वायदे किए हैं उन सभी को हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से ये जीत सनातन की जीत है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकास के काम वहाँ पर किए गए हैं, पूरे उत्तराखंड के अंदर किए गए हैं, उसकी जीत है ये जीत। और भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आप नेता का ऑडियो क्लिप जारी करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आप नेता पर खुलेआम वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया। इस ऑडियो क्लिप में सुना जा सकता है कि आप नेता गैंगस्टर से दूसरे मोबाइल नंबर से बात करने की बात भी कह रहे हैं। एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली में सत्ता में है, उसका MLA वसूली कर रहा है, धमकी दिलवा रहा है नागरिकों को। मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र जी से कि वो इस ऑडियो को प्ले करें
देख लो, बात करो इसका मैं करूँ, इसकी मैं करूंगा बातचीत। आज ना जो एक्चुअली दिल्ली का बाहर था, आज आया होगा वो। मान दो कहते न्यू मैसेज ना हो जाएगा, मरना कुछ कराया नहीं, कुछ भी ना हो ना। मैं किसी मानस ने भेजू आप तो ना, और क्या मैं पैसे भी उठेंगे वाले के तो उठेंगे ना, किसी का रोना हो ना कुछ हो ना। मैं किसी मानस को बताऊं ना, मैं किसी मानस नाम तो भेजू। शाम ने 7 बजे मैंने बुला रखा हो आज। एक बार है ना, मैं भी खुद जानबूझ के इतने फोन ना करता ना, कल ना कल आप तनु भी पूछेंगे भाई इतने फोन क्यों आ रहे हैं। सिग्नल ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें दे रहे ना पार्ट पर किस दौर फोन कर रखा है किस करना, एक बार यो जरूर कर लियो, ठीक है ना। कल नहीं तो मैं दिक्कत आओगी, फिर आप लोगों को मेरे कल कोई दूसरा नंबर आ जाएगा मेरे पास। कल इस नंबर पर फोन कर, उस पहले वाले नंबर पर फोन कर लेना, वो नंबर दूसरा दे देगा, उसको बात करना मेरे से। और भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अगर इस ऑडियो क्लिप के बाद दिल्ली सीएम आतिशी कोई कदम नहीं उठाती हैं तो साफ हो जाएगा कि ये उनकी सहमति से हो रहा है। मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का इस ऑडियो क्लिप के आने के बाद क्या है उनका पक्ष? क्या वो इस एमएलए को तुरंत पार्टी से निष्कासित करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो जिससे मैंने शुरुआत करी, यह मान लिया जाएगा ये सारी की फिरौती जो हो रही है, ली जा रही है, यह अरविंद केजरीवाल के कहने से ही ली जा रही है। पहले मदिरा घोटाला, शराब घोटाला, जब वहां कमाई रुकी तो अब एमएलए को कहा है टारगेट है तुम्हारा 50 करोड़ 100 करोड़, ये इकट्ठा करके दो। दिल्ली की जनता आज त्रस्त है दिल्ली सरकार से। दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं और जनता सुनिश्चित करेगी कि ये विपक्ष में भी ना आए। महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद विपक्ष फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के मुद्दे को तूल देने में जुटा हुआ है। हालांकि कांग्रेस में ईवीएम के विरोध को लेकर कोई स्पष्ट सहमति नहीं बनती दिख रही। कांग्रेस हर चुनावी हार के बाद हार की जिम्मेदारी खुद न लेकर ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ती है। महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस का पहला निशाना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम है, लेकिन अब उसके अंदर से ही अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम स्वयं कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ उनका कभी बुरा अनुभव नहीं रहा, उनको दिक्कत बैलेट पेपर के वक्त थी। I admit that there are hundreds of EVM skeptics. Elon Musk is an EVM skeptic, and he says we should go back to the ballot paper. But I have had no bad experience with EVM. I can only speak of my experience because I am confined to a constituency on polling day and counting day. So I can't speak for 542 other constituencies. Now, should we go back to the ballot boxes? I have had bad experience with ballot boxes. वहीं उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भी ईवीएम पर भरोसा जताया है। कार्ति ने कहा, मैं 2004 से ईवीएम का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ रहा हूं। निजी तौर पर मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। मेरे पास ईवीएम से छेड़छाड़ का कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर किसी को इस संबंध में ईवीएम पर कोई संदेह है तो उन्हें वाकई सबूत के साथ सामने आना चाहिए। जानकारों का भी कहना है कि कांग्रेस को जीतने पर ईवीएम खराब नहीं दिखती, लेकिन हारने पर ईवीएम को दोष देती है। हम जीते तो ईवीएम ठीक है, हम ना जीते तो ईवीएम, ये जो बहाना वाली जो ईवीएम बहाना है ना, अब आगे नहीं चल रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व के सामने एक समस्या आ रही है जहां पार्टी के अन्य नेता, अन्य कार्यकर्ता वो स्वयं मानने को तैयार नहीं है। जैसे एक वरिष्ठ नेता जैसे पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम, वो स्वयं कह रहे हैं भाई माहौल बदल रहा है, इस वक्त बीजेपी के पक्ष पे माहौल है, इसे हमें पॉलिटिकली मुकाबला करना है, तो लेकिन उसको हम कर नहीं पा रहे। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए चुनावों में कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की हार ने पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ा दी है। कांग्रेस के नेतृत्व ने हार का जिम्मेदार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ठहराने का रुख अपनाया है, लेकिन आंतरिक सर्वेक्षणों और चुनावी आंकड़ों ने हार के अन्य स्पष्ट कारण उजागर किए हैं। ऐसे में ईवीएम पर पार्टी नेताओं के अलग रुख ने भी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर एक बार फिर से निशाना साधा है। अमित मालवीय ने कांग्रेस पर पार्टी को देश से ऊपर रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कटाक्ष करते हुए सोशल प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस के AICC बैठक के कागजात को भी साझा किया, जिसमें पहले जय कांग्रेस फिर जय हिंद लिखा गया है। अमित मालवीय ने लिखा, भाजपा के विपरीत कांग्रेस के लिए पार्टी देश से ऊपर है, जबकि भाजपा सबसे पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और अंत में खुद को रखती है। ये भाजपा के शासन दर्शन में भी दिखता है, जिसमें हमेशा भारत को पहले रखा जाता है। हालांकि खड़गे ने कांग्रेस की सच्ची भावना को नहीं समझा। खड़गे को जय गांधी परिवार, जय कांग्रेस, जय हिंद के रूप में हस्ताक्षर करना चाहिए था। ये भाजपा के शासन दर्शन में भी दिखता है, जिसमें हमेशा भारत को पहले रखा जाता है। इसके अलावा चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर 2024 को कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने शाम 5 बजे के बाद रात 11:30 बजे तक वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि को लेकर सवाल उठाए हैं। इस मामले में आयोग ने अपने आरंभिक जवाब में साफ कहा है कि वोटिंग प्रतिशत की जो तय प्रक्रिया है वही इन चुनाव में अपनाई गई है और जैसे जैसे आंकड़े आते हैं वैसे वैसे उन्हें पूर्व के आंकड़ों में जोड़ा जाता है। साथ ही चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल रोल को लेकर उठाए गए सवाल पर भी साफ कहा है कि यह प्रक्रिया हर एक पार्टी के संज्ञान में लेकर अपनाई जाती है और हर एक पार्टी इसकी जांच परख भी करती है। साथ ही आयोग ने वोटिंग प्रतिशत में अंतर को लेकर भी साफ कहा है कि इस संबंध में कई बार आयोग ने स्थिति को स्पष्ट किया है। यूपी के श्रावस्ती जिले में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जिले में नेशनल हाईवे 730 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार ने यात्रियों से भरे टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि कार और टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। आनन फानन में राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को नजदीकी अस्पताल में भेजा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के समुचित उपचार के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। चक्रवाती तूफान फेंजल के शनिवार शाम तक उत्तरी तमिलनाडु के तट को पार करने और पुडुचेरी के पास कराईकल तथा महाबलीपुरम तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही तूफान के असर के कारण हवाओं की गति बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने तूफान संभावित क्षेत्रों तमिलनाडु और पुडुचेरी क्षेत्र में अगले 7 दिनों तक हल्की से मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं चेन्नई, तिरुवल्लुर, चिंगलपट्टू, कांचीपुरम, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, कल्लाकुरुची जिलों और पुडुचेरी में 1 या 2 स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इतना ही नहीं, कई क्षेत्रों में तूफान का असर दिखने लगा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम और पुडुचेरी से तूफान के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होने की तस्वीरें सामने आई हैं। पुडुचेरी में बारिश के कारण पुलिस थानों में जलजमाव हो गया है और यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वहीं विशाखापट्टनम के भी कई हिस्सों में जलजमाव की तस्वीरें देखने को मिली हैं। दूसरी ओर चेन्नई के कई इलाकों में तेज हवाओं के चलने से सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए। वहीं तूफान की आशंका के मद्देनजर पुडुचेरी प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तूफान प्रभावित इलाकों के हालातों पर केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। गौरतलब है कि तूफान के प्रभाव की वजह से तटीय क्षेत्र में उथल पुथल मची हुई है। वहीं तेज बारिश की वजह से अधिकांश हिस्सों में धान की फसल चौपट हो गई है। अकेले नागपट्टिनम जिले में करीब 800 एकड़ से ज्यादा फसल जलमग्न हो गई। कामेश्वरम, विरुंधवा, मावाड़ी और पुडुपल्ली, वेद्रपू, वन्मादेवी, वल्लपल्लम, कल्लीमेडू, इरावायल और चिम्बोडी जिले में भी इसकी चपेट साफ तौर पर देखी जा रही है। वहीं तूफान के चलते तमिलनाडु में आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। वहीं इस बीच इंडिगो एयरलाइंस ने चेन्नई एयरपोर्ट से भारी बारिश के कारण अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी थी। फेंजल से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों ने आपात स्टाफ को प्रशिक्षण दिया है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। सभी समुद्र तट और पर्यटन स्थल आज बंद रहेंगे। चक्रवात से जुड़ी समस्याओं के लिए लोग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 112 और 1077 जारी किया गया है। साथ ही मोबाइल नंबर
9488981070 पर व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजकर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्रा चेन्नई चक्रवात फेंजल पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान फेंजल में तब्दील हो चुका है। आज पुडुचेरी व उत्तरी तमिलनाडु तट पर चक्रवाती तूफान के टकराने की संभावना है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ये पश्चिम दिशा में गति करते हुए आज शाम के आसपास तमिलनाडु जो उत्तरी भाग है वहां कोस्ट को हिट करने का संभावना है और जब ये कोस्ट के पास पहुंचेगा तब इसका विंड स्पीड 70 to 80 km/h, गस्टिंग 90 km/h होने का संभावना है। ये एक साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है। इस विंड्स में छोटे छोटे पेड़ गिर सकता है, जैसे ड्रमस्टिक, पपैया, बनाना वगैरह। लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है, थेचेड हाउस डैमेज हो सकता है, पार्शियल डैमेज हो सकता है, टेलीफोन लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस। और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्पदंश को लेकर एक पत्र लिखा है। पत्र में सर्पदंश को जन स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बताया है। पत्र में कहा गया है कि इसके कारण कुछ मामलों में ये मृत्यु दर और विकलांगता का कारण भी बनता है और किसान आदिवासी सर्पदंश के जोखिम में आते हैं। केंद्र सरकार ने सर्पदंश को नोटिफाइड डिजीज यानी अधिसूचित रोग माना है। अब सभी सर्पदंश के मामलों को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। सर्पदंश की समस्या को संबोधित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों के परामर्श से भारत से 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। कार्य योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक सर्पदंश से संबंधित मौतों को आधा करना है। योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक भारत में सर्पदंश के मामलों और मौतों की निगरानी को मजबूत करना है। सर्पदंश की घटनाओं और मौतों को सटीक रूप से ट्रैक करने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली आवश्यक है और प्रभावी डेटा तैयार करना है। राज्यों से कहा गया है कि सर्पदंश मामलों और मौतों को राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम या अन्य लागू कानून के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सूचित रोग बनाया जाए, जिससे सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं, मेडिकल कॉलेजों सहित सभी संदिग्ध संभावित सर्पदंश मामलों और मौतों की रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में करना अनिवार्य हो। और वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने भारतवंशियों के सामने मुद्रा प्रेषण को लेकर आ रही चुनौतियों को उठाया है। उच्चायोग ने इसे लेकर मालदीव की सरकार और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण से बात की है। इस समस्या के समाधान के लिए मालदीव में बैंकों को अमेरिकी डॉलर के आवंटन को बढ़ाने का भी अनुरोध किया गया है। बता दें कि एमपी राजमोहन उन्नीथन द्वारा एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश मंत्री ने लोकसभा में ये जानकारी दी। आइसलैंड में आज नई सरकार के चुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है। ये चुनाव प्रधानमंत्री बयानी बेनेडिक्सन द्वारा अक्टूबर में संसद भंग करने के बाद आयोजित किया जा रहा है। संसद भंग करने का निर्णय 3 दलीय गठबंधन सरकार के भीतर गहरे मतभेदों के चलते लिया गया था। इस आम चुनाव में मुख्य मुकाबला लिबरल रिफॉर्म पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस और इंडिपेंडेंस पार्टी के बीच है। चुनाव प्रचार के दौरान यूरोपीय संघ की सदस्यता और महंगाई जैसे मुद्दे काफी चर्चा में रहे हैं। कई दलों ने वादा किया है कि अगर वे सत्ता में आए तो यूरोपीय संघ पर जनमत संग्रह कराएंगे। रोमानिया की शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति चुनाव पर फैसला टाल दिया है। अदालत ने चुनाव के पहले दौर को रद्द करने के फैसले को 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। रोमानिया के अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें चुनाव अभियान में हस्तक्षेप के सबूत मिले हैं और न्यायालय ने अभी तक परिणामों को मान्य करार नहीं किया है। राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव से उत्पन्न इस तरह की अनिश्चितता संसदीय चुनावों के नतीजों पर भी असर डालेंगी। इससे एक सरकार बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। रोमानिया में अब दूसरे चरण की वोटिंग 8 दिसंबर को होगी। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी युद्ध विराम पर हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम ने युद्ध विराम समझौते को लागू करने के लिए लेबनानी सेना के साथ निकटता से समन्वय स्थापित करने का वादा किया। कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह ने समझौते को मंजूरी दी है। समझौते के अनुसार हिजबुल्लाह अपने हथियारों को लितानी नदी के उत्तर में ले जाएगा।
इजराइल की सीमा के पास लेबनानी सेना की तैनाती होगी। बदले में इजराइल लेबनान से सैनिकों को वापस ले जाएगा। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम के बाद हजारों लेबनानी नागरिक दक्षिणी लेबनान में अपने घरों की ओर वापस जा रहा है। वहीं इजरायली सेना ने लेबनान के विस्थापित नागरिकों के लिए एक चेतावनी जारी की है। इजरायली सेना ने कहा है कि दक्षिणी हिस्से में किसी भी निवासी को यहां नहीं लौटना चाहिए। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो खुद को खतरे में डालेगा। इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ने ही एक दूसरे पर युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। देश की सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप भी इसे एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वेव्स जो कि एक OTT प्लेटफॉर्म है और इसमें जो दूरदर्शन से जुड़ी हुई और इसके अलावा प्रसार भारती से जुड़ी हुई जो तमाम यहाँ पर जो फिल्में हैं और इसके अलावा जो तमाम सीरियल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी इसको डाउनलोड करिए एप्पल स्टोर से या प्ले स्टोर से अपने मोबाइल फ़ोन पर। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।